हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज से हम इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप सबको इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस समझा दिया था, बट हम पढ़ना इसको आज से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। इसीलिए हमारा आज ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिए हैं, बट इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले मैं आप सबको आरसीसी ड्राइंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, कॉल एंड मैसेजेज आ रहे थे कि सर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग से पहले आरसीसी ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत डर लग रहा है उसमें। तो आपका जो डर है वो जायज़ है, बट मैं आप सबको इतना कंफर्म कर दूं कि वो जो आरसीसी ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें डरने जैसा कुछ है नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं है वो। मैं अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हार्ड नहीं है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, एक बार फिर कंफर्म कर देता हूं। अगर आप सही से देखेंगे आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस तो आपको दिखाई देगा उसमें क्या क्या है। जो आपके आरसीसी स्ट्रक्चर के टॉपिक्स है ना, उन्हीं को वहां पर ड्राइंग के रूप में दे दिया है। जैसे कि आपने स्लैब देखा होगा, स्लैब का ड्राइंग पार्ट दे रखा है जिसमें 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब की ड्राइंग आपको बनानी होगी। सेम ऐसे ही आपको बीम के बारे में दे रखा है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम और उनमें भी सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम है। इसके अलावा उसमें आपको कॉलम दे रखा होगा, स्क्वायर फुटिंग कॉलम, रेक्टेंगुलर फुटिंग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। तो इन सब के डायग्राम आपको ड्रा करने होंगे और साथ में आपको उसमें रेनफोर्समेंट भी दिखाना होगा। जैसे बीम में हम मेन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनक्लाइंड स्टीरअप्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, बेंट अप बार वगैरह कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आपको साथ में दिखानी होंगी। सेम ऐसे स्लैब के बारे में, जैसे आप स्लैब जब ड्रॉ करते हैं मतलब बनाएंगे तो उसमें आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटेड बार दिखानी होंगी। सेम कॉलम में भी आपको। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि ये आरसीसी ड्राइंग है तो आपको ड्राइंग के साथ साथ जो रेनफोर्समेंट हम डालते हैं ना, सरिया जो प्रोवाइड करते हैं बीम के अंदर, कॉलम में या फिर स्लैब में, उनको भी आपको दिखाना होगा इसमें, ठीक है। तो ये जितना भी पोर्शन है आपका आरसीसी ड्राइंग का, ये आपका आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ ही कवर हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारा एप्लीकेशन पर जो आरसीसी की क्लास चल रही है आरसीसी स्ट्रक्चर की, उसमें आज हमारा लिमिट स्टेट मेथड चैप्टर नंबर तीसरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा डिजाइन पार्ट ही स्टार्ट होगा। पहले हम शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला डिजाइन पार्ट कवर करेंगे, उसके जस्ट बाद ही आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन होगा जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम हम स्टार्ट करेंगे। तो वहां जब मैं आपको डिजाइन कराऊंगा ना, तो डिजाइन में डायग्राम भी हम साथ में बनाएंगे, क्योंकि हमें जब डिजाइन करना है तो हमें ये भी दिखाना होगा बीम का सेक्शन कितना बड़ा होगा, लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है उसकी, उसमें रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो डिजाइन में हम डायग्राम बनाते हैं पूरा। तो जब मैं वहां पर आपको डायग्राम समझाऊंगा, सेम एज इट इज डायग्राम आपको आरसीसी ड्राइंग में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वहां मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, मेन बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कितने पोर्शन पर उसको बेंट अप करते हैं, स्टीरअप्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, बेंट अप बार कहाँ कहाँ रहेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक बार आप डिजाइन का पार्ट स्टार्ट होने दीजिए आरसीसी स्ट्रक्चर में, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आरसीसी ड्राइंग कवर हो जाएगा। उसके अलावा आरसीसी स्ट्रक्चर में जो डिजाइन का पार्ट है, उसके अलावा जितना रह जाता है आरसीसी ड्राइंग का, वो पार्ट आपको हम यूट्यूब पर कवर कराएंगे, ठीक है। हालांकि मैं ड्राइंग वाला पार्ट इसको स्ट्रक्चर में आपका डिजाइन वाला पार्ट कवर करने के बाद भी ड्राइंग आपको अलग से पूरा ही रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आपको आरसीसी ड्राइंग तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन वाला पार्ट कवर नहीं कर लेंगे। अब सपोज मैं यहाँ आपको बनवा भी देता हूँ, सपोज मैंने बीम का डायग्राम बनवाया और मैं वहाँ आपको समझा रहा हूँ, स्टीरअप्स वगैरह बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर स्टीरअप क्या होते हैं, स्टीरअप को कितने स्पेस पर प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप डिजाइन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट्स को इस सीक्वेंस में रखा है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद पूरी स्ट्रेटेजी बना लिया, आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साथ साथ आपका आरसीसी ड्राइंग कवर होता रहेगा। और मैंने बोला था पहले ही आपसे 5 से 10 मई तक आरसीसी स्ट्रक्चर पूरा कवर हो जाएगा ऐप पर। उसके बाद आरसीसी स्ट्रक्चर का हम ऐप पर ही रिवीजन करेंगे और ड्राइंग वाला पार्ट यूट्यूब पर स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको बहुत आसान लगेगा, आरसीसी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। भरोसा कीजिए, एग्जाम से पहले मेरी जिम्मेदारी है आपका कोर्स कराना, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बार बार आप इस तरह के कमेंट्स ना करें कि सर पहले आरसीसी ड्राइंग कीजिए। आप ड्राइंग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा। रटने को आप रट सकते हैं, लेकिन समझ तभी आएगा जब आप डिजाइन वाला पार्ट कवर कर लेंगे। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
होगी। तो अभी तक जिन बच्चों ने आरसीसी का कोर्स इनरोल नहीं किया, कर लीजिए आप। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं ऐप पर वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सारे लेक्चर मिलेंगे। हमने इस तरह के फीचर्स रखे हैं अपने ऐप में, जैसे हम यूट्यूब पर क्लास एक बार डाल देते हैं वो हमेशा पड़ी रहती है, कभी हटती नहीं है। सेम वैसे ही जो लेक्चर हो गए वो भी आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें से एक भी लेक्चर रिमूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। पुराने लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, लगभग अब तक 13 लेक्चर हो गए और आगे के लेक्चर्स पर डे आपको मिल ही रहे हैं। तो जल्दी हम कवर कर लेंगे उसको और काफ़ी अच्छे वे में हम कवर कर रहे हैं, अभी तक सब ठीक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग भी आपका कवर हो जाएगा। तो हम इस सीक्वेंस में भी इरिगेशन ही लेके चलेंगे। ये भी आपका मेन सब्जेक्ट है और यहाँ से जेई का पोर्शन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें कि थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देते चलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके टॉपिक्स को। तो टॉपिक के नाम देख लीजिए, पहले 6 टॉपिक्स हैं ये। सबसे पहला हमारा डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन है, यानी सिंचाई की परिभाषा। दूसरा नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई की आवश्यकता। तीसरा हम एडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन देखेंगे इरिगेशन सिस्टम का और उसके बाद टेक्निक्स पढ़ेंगे हम इरिगेशन की, ठीक है। तो ओवरऑल ये 6 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। अब इन 6 टॉपिक्स का मैंने बहुत अच्छे वे में पीडीएफ बना दिया है, पूरा कंटेंट टाइप करके। तो उस पीडीएफ की हेल्प से हम पढ़ लेंगे, तो बोर्ड पे बार बार लिख के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको स्लाइड की फॉर्म में समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। साथ ही इसका जितना कुछ पोर्शन पढ़ाया जाएगा, चूंकि ये फ्री सब्जेक्ट है आपका, तो इसका एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। स्टडी मटेरियल में जितने पीडीएफ है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले टॉपिक से। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा इरिगेशन यानी सिंचाई। अब सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं नॉर्मली कि जो हमारे खेत में फसल होती है उस फसल को पानी देने को हम इरिगेशन कहते हैं। अब फसल को पानी जो दिया जाता है वो फसल की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। और वो काम करते हैं हमारे किसान भाई। किसान भाई क्या करते हैं, जिस फसल को जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना, क्योंकि जो कोई भी काम मनुष्य करता है उसको हम कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं हम नॉर्मली पानी खेत में छोड़ देंगे, हम फसल की आवश्यकता के अनुसार तरीके से पानी देते हैं। इसीलिए आप डेफिनेशन जब भी लिखें इरिगेशन की पूरा सही से लिखिएगा कि फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं इसकी नेसेसिटी क्या है, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई की आवश्यकता। हमें सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप खुद सोच के देखिए हमें सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट तो आप खुद बता पाएंगे कि अगर हम सपोज हम ये सोचें कि हमारा खेत है उसमें कोई फसल है और उस फसल की सिंचाई बारिश के पानी से हो जाए, बारिश हो जाए। अब हमारी कुछ फसल तो ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है ज़्यादा और समय पे बारिश ही नहीं हो रही है, तो हमारी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ फसलों को पानी की कम ज़रूरत है और अत्यधिक बारिश हो गई, या फिर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है बारिश कम हो रही है, तो हम वर्षा पे पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते सिंचाई के लिए। तो इसीलिए हमें क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया कि वर्षा का समय पर ना होना, यानी इनएडिक्वेट रेनफॉल, यानी रेनफॉल जो हो रही है वो टाइम से नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अनइवन का मतलब क्या है, या तो वर्षा बहुत कम हो रही है या फिर अत्यधिक हो रही है। तो इससे भी क्या होगा, इसकी वजह से भी हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फसल के लिए पानी की ज़रूरत है अधिक और बारिश हो रही है कम, तो हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो आप सब इजीली लिख पाएंगे, समझ आ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स। हमें अगर पेरेनियल क्रॉप्स को ग्रो करना है, पेरेनियल क्रॉप्स का मतलब होता है 12 मासी फसल जो 12 महीने में कंप्लीट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ना जो होता है, आप सभी जानते हैं गन्ने की जो खेती होती है पूरे 12 महीने की होती है, इसीलिए इसको पेरेनियल क्रॉप कहते हैं। तो अगर हमें पेरेनियल क्रॉप उगाना है तो उसके लिए भी हमें इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगला चौथा जो हमारा इसमें नेसेसिटी है चौथी, वो है ग्रोइंग 2-3 क्रॉप्स इन ए ईयर। मतलब एक साल में अगर हमें 2-3 फसल उगानी है तब भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जो आपका ये गेहूँ, धान, मक्का, ये फसल होती है एक साल से कम टाइम की होती है ये, तो
जैसे हम एक साल में लगभग 2-3 क्रॉप इस तरह की उगा सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 5वां पॉइंट, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन। हम ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब सुरक्षा यानी बचाव कर सकते हैं। अब ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन क्या होती है? सूखा और अकाल जो होता है ना, सूखा और अकाल की स्थिति से भी बचाव हो सकता है इरिगेशन के द्वारा। चूँकि हम खेतों को पानी प्रोवाइड करेंगे, जब खेतों को पानी प्रोवाइड करेंगे तो जो पशु पक्षी होते हैं उनको प्रॉपर मात्रा में पानी मिलता रहेगा, तो उनके लिए अकाल और सूखे की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से ये 5 आवश्यकताएं होगी जिनको आप अच्छे से याद करेंगे, या फिर दोबारा से अगर एक बार और वीडियो देख कर सुन लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत टफ नहीं है ये। अगला बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी सिंचाई प्रणाली के लाभ क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज भी आप लोग खुद बता पाएंगे। देखिए क्या क्या एडवांटेज हो गए। सबसे पहली चीज़ तो क्या है? इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। अगर हमें क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना है, मतलब अन्न के उत्पादन को बढ़ाना है कि हमारी जो फसल है उसमें अन्न उत्पादन अधिक हो, तो हम टाइम से प्रॉपर वे में इरिगेशन करेंगे। ठीक है, तो इरिगेशन की वजह से भी क्या होता है? हमारे अन्न का उत्पादन बढ़ता है, इसीलिए ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। इतना सभी को समझ आ रहा है। दूसरा एडवांटेज, यानी ये भी एक फ़ायदा है जो हमने आवश्यकता में भी देखा था, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन, मतलब अकाल तथा सूखे से बचाव। अकाल तथा सूखे से बचाव हो जाता है अगर हम इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, अगला एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज है इसमें, हम पावर जनरेशन, यानी हम पन बिजली उत्पादन करते हैं। आप सभी जानते हैं पानी से बिजली का उत्पादन होता है, तो अगर इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उससे हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी पन बिजली उत्पादन, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ठीक, अगला एडवांटेज है ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन। ट्रांसपोर्ट सभी जानते हैं, यातायात। अब अगर हमने नहर बनाई है तो नहरी सड़कों पर भी हम यातायात की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन, ये अगला एडवांटेज हो गया, नहरी सड़कों पर यातायात की सुविधा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अगला और 5वां जो एडवांटेज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या है? रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इरिगेशन एक डिपार्टमेंट भी है जहां पर वैकेंसीज भी आती हैं, यानी कि ये रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। तो इरिगेशन में जैसे हमें नहर बनानी है, अब नहर बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होगा? रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है ये? तो इसके 5 एडवांटेज हो गए जो बहुत आसान है ना, रीड करते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले देखिए 3-4 एडवांटेज और हैं। सबसे जो आपका ये छठा वाला एडवांटेज है ये है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब हो गया दूर कर सकते हैं। आप एक साथ मिक्स क्रॉपिंग सपोज नहीं करना चाहते और आपके पास प्रॉपर वे में इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है, तो आप अलग अलग भी खेती कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग को। अगला है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। अगर इरिगेशन यानी सिंचाई, क्या सिंचाई मतलब पानी हमारे पास उपलब्ध है, तो उससे हमारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी होती रहेगी, यानी घरेलू काम में और इंडस्ट्रियल के काम में भी वाटर सप्लाई हम करते रहेंगे। ठीक है, अगला है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल मतलब बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम की सहायता से, ये एक एडवांटेज है इसका। अगला है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब क्या है? जमीन के अंदर का जो पानी है अगर वाटर लेवल कम हो गया है तो वह भी रिचार्ज होता रहेगा, मतलब वाटर लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपने खेत को पानी दिया। अब खेत का जो पानी है वो रिस्क करके ज़मीन के अंदर जाएगा, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका नवा एडवांटेज हो गया, याद कर लेंगे सभी से। कुछ चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है प्रॉपर, आप मिक्स लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा, डिप्लोमा में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो मैं साथ साथ आपको वर्ड बता रहा हूँ हिंदी में, आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? अब देख लीजिए आगे डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो डिसएडवांटेज हैं, सिर्फ ये 4 डिसएडवांटेज हैं और ये इंपॉर्टेंट है और आप नॉर्मली इन्हें याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि सिंपल है बिल्कुल। जैसे पहला है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है? जल निकासी में बाधा, यानी ये सिंचाई की एक हानि है, जल निकासी में बाधा। अगर हम सिंचाई कर रहे हैं और सपोज पानी हमारा
एक जगह इकट्ठा हो गया, पानी निकल नहीं पा रहा, तो उससे क्या होगा, जल निकासी में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो वाटर लॉगिंग भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है इरिगेशन का, ठीक है। अब अगर पानी एक जगह पर एकत्रित हो रहा है और पानी गंदा है तो उसमें क्या होगा, मच्छर उत्पन्न होंगे, और अगर मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे तो मच्छर के कारण डिसीज उत्पन्न होंगे, जैसे मलेरिया और डेंगू होते हैं, ये सब मच्छरों से उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, आप पढ़ सकते हैं। मच्छरों की उत्पत्ति के कारण डेंगू एंड मलेरिया डिसीज फैलती हैं, ठीक है, और वाटर लॉगिंग के कारण ही मच्छरों की उत्पत्ति होती है, ठीक। इसी में नीचे आप या तो पॉइंट बना लीजिएगा या फिर इसी में लिख दीजिएगा, दूसरे पॉइंट में इंग्लिश में जो लिखा है वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है इरिगेशन के कारण। कैसे हो जाता है, चूँकि ड्यू टू परकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स का परकुलेशन होता है। इस लाइन का मतलब सुनिए ध्यान से, जैसे आपने खेत को पानी दिया, अब खेत को पानी दे रहे हैं, साथ में आप फसलों को खाद भी प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं। अब वो फर्टिलाइजर पानी के साथ मिल करके ज़मीन के नीचे चला जाएगा परकुलेट करके, और जब वो ज़मीन के नीचे जाएगा तो ज़मीन के नीचे का जो ग्राउंड वाटर था उसको प्रदूषित कर देगा। इसीलिए ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है इरीगेशन के कारण ड्यू टू परकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। याद रहेगा सभी को। अगला है जलग्रसन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जल जमीन के अंदर रिश्ता रहता है। इसके बाद सीलन के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इरिगेशन के कारण सीलन भी उत्पन्न हो जाती है और उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये 4 डिसएडवांटेज है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी कि सिंचाई प्रणाली का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इरिगेशन सिस्टम का, तो देखिए मेन जो टाइप होते हैं इरिगेशन के, 2 टाइप के इरिगेशन होते हैं मेन आपके। एक होता है सरफेस इरिगेशन, दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन। मतलब एक तो सतही सिंचाई कर रहे हैं आप, और एक सतह मतलब भूमि की सतह के नीचे से सिंचाई कर रहे हैं, डायरेक्टली आप जमीन के अंदर सिंचाई कर रहे हैं। तो सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, ये 2 टाइप के होते हैं। अब इन टाइप के भी टाइप हैं, उनको हमें समझना है, ठीक है। और हालांकि ये जो आपके सरफेस इरिगेशन है ना, ये पूरे चैप्टर है अपने आप में, यहाँ इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बेसिक डेफिनेशंस हम समझ लेंगे इन सब की, बाकी डिटेल में भी हम आगे इनको पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है इस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखिए सरफेस इरिगेशन जो होता है, सरफेस इरिगेशन हमारा 2 टाइप का होता है, एक फ्लो इरिगेशन होता है और दूसरा लिफ्ट इरिगेशन होता है। और फ्लो इरिगेशन के भी 2 टाइप हैं, पेरेनियल और इनंडेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सरफेस इरिगेशन का क्लासिफिकेशन हो गया, याद रहेगा। सरफेस इरिगेशन पहला टाइप है इसका फ्लो इरिगेशन, फ्लो मतलब पानी फ्लो करके जाएगा, ठीक है, आपके खेत तक। तो ये 2 टाइप के हैं, पेरेनियल और इनंडेशन। दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन, तो ये दोनों सरफेस में आते हैं, जो ज़मीन के ऊपर सिंचाई हो रही है। अगला देखिए सब सरफेस। सब सरफेस में आपके 2 हैं। सब सरफेस में कितने, 2 हैं। पहला तो है नेचुरल इरिगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल इरिगेशन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब हो गया आपका कृत्रिम, ठीक है। तब एक एक करके सभी की डेफिनेशंस को डिटेल में समझ लेते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे सरफेस इरिगेशन के बारे में। तो पढ़िए, देखिए सरफेस इरिगेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सरफेस इरिगेशन यानी सतही सिंचाई, सरफेस पर इरिगेशन होगा। सरफेस पर इरिगेशन का मतलब क्या है, सपोज देखिए जैसे यहाँ पर आपका ये खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है जिसमें आपको फसल उगानी है, और इधर से आपका पानी बह करके आ रहा है किसी भी नाली के माध्यम से, यहाँ से इधर से आपका ये पानी है बह करके आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस खेत के एक छोर पर आप पानी छोड़ेंगे यहाँ पर, और ये ग्रेविटी के प्रभाव से या ग्रेविटी के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे पर बहता हुआ खुद पहुँच जाएगा यहाँ पर इधर, ठीक है। तो इस तरह की जो सिंचाई होगी उसे कहेंगे हम सरफेस इरिगेशन। समझ पा रहे हैं। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, भूमि के एक छोर पर पानी छोड़ते हैं और वो ग्रेविटी के कारण भूमि के दूसरे छोर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, इसको कहते हैं सरफेस इरिगेशन। बोलिए सभी को समझ आ रहा है ये चीज़। देखिए इस विधि में पानी खेत के एक छोर से छोड़ा जाता है, छोर मतलब एक एंड से, एक सिरे से छोड़ा जाता है, जो ग्रेविटी के कारण भूमि की सतह पर बहता हुआ, भूमि की सतह पर यानी भूमि के ऊपर बहता हुआ, सरफेस पर बहता हुआ खेत के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। इसे कहते हैं सरफेस इरिगेशन। नाम से ही पता चल रहा था सतह के ऊपर पानी बह करके जाएगा, और सतह के ऊपर पानी बहेगा तो किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, ठीक है, यानी गुरुत्व प्रवाह के कारण। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। अब दूसरा देख लेते हैं हम फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन किसे कहते हैं,
बिल्कुल सेम जैसे सरफेस इरिगेशन की डेफिनेशन थी, सेम वैसे ही फ्लो इरिगेशन की डेफिनेशन होगी। फ्लो मतलब क्या हो गया, प्रवाह सिंचाई, पानी फ्लो करेगा। अब फ्लो कैसे करेगा, जैसे आप जहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, तो जहाँ से पानी लेके आते हैं उसको हम सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। अगर सोर्स ऑफ वाटर आपका ऊपर है, यहाँ लिखा है यदि सोर्स ऑफ वाटर ग्राउंड लेवल से ऊपर है, मतलब यहाँ पर सपोज आपकी ये नहर है, यहाँ पर क्या नहर है ये जिसमें पानी जा रहा है, और इधर कहीं आपका खेत है, यहाँ पर कहीं खेत है, और खेत का जो लेवल है वो नहर के लेवल से कम है, नहर के लेवल से कम है। तो यहाँ से आपने नाली बना रखी है सपोज कोई, इस नाली में होकर पानी यहाँ बह करके आपके खेत में आ जाएगा इस तरह से। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, यानी जहाँ से पानी आ रहा है वो ऊंची जगह है और ज़मीन जो आपकी खेत है वो नीचा है, तो वहाँ से सोर्स ऑफ वाटर से पानी बह करके और आपके खेत तक आ जाता है, इसको हम कहते हैं फ्लो इरिगेशन, फ्लो करके आता है। समझ पा रहे हैं ना, तो ध्यान रखना फ्लो इरिगेशन में सोर्स ऑफ वाटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ऐसे केस में फ्लो इरिगेशन करते हैं। ठीक है, प्रवाह सिंचाई में पानी गूलों से, गूल मतलब होता है जो नालियाँ होती हैं उससे गुरुत्व प्रवाह यानी ग्रेविटी द्वारा खेतों तक पहुंचता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। देखिए, इफ़ द वाटर इज़ अवेलेबल, यानी वाटर आपका अवेलेबल है, उपस्थित है, एट हायर एलिवेशन यानी ऊंचे एलिवेशन पर, एंड इट इज सप्लाइड टू लोअर एलिवेशन, और इसको हमें लोअर एलिवेशन पर सप्लाई करना है, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के कारण, तो इट इज़ कॉल्ड एज फ्लो इरीगेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो इरीगेशन बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सोर्स ऑफ वाटर ऊपर है, आपका जो ग्राउंड है वो नीचे है, तो सोर्स ऑफ वाटर से ग्रेविटी के कारण ग्राउंड तक जो पानी फ्लो करके आएगा उसको हम फ्लो इरीगेशन कह देंगे। आसान है। अगला समझिए, अगला है हमारा पेरेनियल इरीगेशन। अब पेरेनियल इरीगेशन की डेफिनेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, 12मासी सिंचाई। 12मासी मतलब जो पूरे 12 महीने तक की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिंचाई के लिए नहरों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। पूरे वर्ष का मतलब 1 साल तक पानी उपलब्ध रहेगा, यानी जितनी हमारी फसल का जो क्रॉप पीरियड होता है उस क्रॉप पीरियड तक अगर हमारे पास पानी अवेलेबल है तो हम कह देंगे ये पेरेनियल इरीगेशन है। ठीक है, जिसे खेतों तक पहुँचाया जाता है। याद रहेगा सभी को, नाम से स्पष्ट था। सेम इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इफ ए कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर, यानी हम एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस वाटर इज सप्लाई करते हैं टू द एग्रीकल्चर फील्ड, यानी जो हमारा खेती वाला फील्ड है उसको, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसल की ज़रूरत के अनुसार, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, यानी पूरे क्रॉप पीरियड के थ्रू आउट, तो इट इज़ कॉल्ड पेरेनियल इरीगेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पेरेनियल इरीगेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पेरेनियल मतलब पूरे 12 महीने के लिए, जितने हमारा 12 महीने का क्रॉप पीरियड है उस क्रॉप पीरियड तक अगर हम फसल को पानी लगातार दे रहे हैं, कंटिन्यूअस पानी दे रहे हैं, तो उसका मतलब है वो आपका इरीगेशन पेरेनियल इरीगेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अगला देख लीजिए, अगला है आपका इनंडेशन इरीगेशन। इनंडेशन इरीगेशन क्या होता है, इस विधि में सिंचाई केवल बाद के दिनों में की जाती है। अब इस सिंचाई में क्या, देखिए ध्यान से सुनिए, इनंडेशन इरीगेशन का मतलब है आपका खेत है, यहाँ खेत है आपका और खेत की मिट्टी है। अब ये खेत की मिट्टी पानी से पूरी सबमर्ज्ड हो गई, यानी इसके ऊपर पूरा पानी भर गया बाढ़ की तरह से, पूरे खेत में ऊपर तक आपने पानी भर दिया है, तो इसको कहेंगे हम इनंडेशन इरीगेशन। समझ पा रहे हैं। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इरीगेशन, यानी इस टाइप के इरीगेशन में द सॉइल केप्ट सबमर्ज्ड, जो मिट्टी है वो सबमर्ज्ड हो जाती है, डूब जाती है, एंड फुली फ्लडेड, और पूरी तरह से फ्लडेड हो जाती है। फ्लडेड मतलब जैसे बाढ़ से पानी भर जाता है ना सब जगह में, ऐसे ही खेत में पूरे में पानी भर जाता है विद वाटर, यानी पानी से। फॉर सैचुरेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मीन है उसके सैचुरेशन के लिए, संतृप्त के लिए, तो ये आपका इनंडेशन इरीगेशन हो जाता है। सिंपल है, आप इजीली लिख पाएंगे इसके बारे में भी। अगला देखिए लिफ्ट इरीगेशन, जस्ट डेफिनेशन है, रीड करते चलिए और सुनते चलिए। अब लिफ्ट इरीगेशन क्या होगा, हमने पीछे फ्लो इरीगेशन पढ़ा था, हमने देखा था फ्लो इरीगेशन में जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर था, जैसे नहर थी वो हमारी ऊपर थी, ऊंचाई पर थी, और जो खेत था हमारा वो नीचे जगह पर था, तो पानी यहाँ से फ्लो करके ग्रेविटी के कारण बह करके खेत के पास तक आ जा रहा था। लेकिन अब लिफ्ट इरीगेशन में क्या होगा, लिफ्ट इरीगेशन में पानी आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट कब करना पड़ेगा पानी, जब हमारा सोर्स ऑफ वाटर नीचा हो खेत से। खेत से नीचा होने का मतलब क्या, जैसे हम पानी को ट्यूबवेल्स के माध्यम से निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, तो ज़मीन के अंदर पानी ये नीचे है, नीचे उपस्थित पानी था, आपको खेत में लाना है पानी को, तो आपने ट्यूबवेल के माध्यम से उसको लिफ्ट कराया और अपने खेत के पास तक ले आए, तो ये लिफ्ट इरीगेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लीजिए आप, जब सोर्स ऑफ वाटर ग्राउंड लेवल से नीचे स्थित हो,
यानी कि जे बिल्कुल ये फ्लो इरिगेशन का उल्टा है, ठीक है। फ्लो इरिगेशन में क्या था, सोर्स ऑफ वाटर ऊपर था, ग्राउंड लेवल नीचे था। लिफ्ट इरिगेशन में सोर्स ऑफ वाटर जो होगा ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा और वहाँ से पानी को लिफ्ट कराना होगा आपको, ठीक है। नीचे स्थित होता है तो पानी ग्रेविटी से फसलों तक नहीं पहुँच सकता। ऐसी स्थिति में पानी को हस्त विधि यानी या तो हाथ के द्वारा, हस्त विधि द्वारा, या फिर यांत्रिक विधि से ऊपर उठाना पड़ता है। इसे लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने थ्योरी को लिखा है, जस्ट आप रीड भी कर लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। सेम चीज़ इंग्लिश में है, इफ़ द वाटर इज लिफ्टेड, यदि क्या करते हैं वाटर को लिफ्ट करते हैं बाई सम मैनुअल और मैकेनिकल मीन्स, यानी हम मैनुअल मतलब हाथ के द्वारा या फिर यांत्रिक विधि के द्वारा, एंड देन सप्लाई टू द एग्रीकल्चर फील्ड, और उसके बाद हम इसको एग्रीकल्चर फील्ड को सप्लाई करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट इरिगेशन। तो इसे हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जब पानी को आप लिफ्ट करा करके खेत को सप्लाई करेंगे तो उसको हम लिफ्ट इरिगेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ नोट पॉइंट याद रखिएगा आप, इट इज कॉस्टलियर देन फ्लो इरिगेशन। ये जो आपका लिफ्ट इरिगेशन होता है फ्लो इरिगेशन से महंगा होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी पड़ती है या पंप वेल की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे कि हम पानी को ऊपर लिफ्ट करा सकें, ज़मीन के अंदर के पानी को ऊपर ला सकें, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट था। एक और इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे ट्यूबवेल और पंप वेल के द्वारा जो हम खेती करते हैं वो आपका लिफ्ट इरिगेशन का ही एग्जाम्पल होता है। क्लियर है सभी को? तो ये तो हमारे सरफेस वाले हो गए, ठीक। अब सब सरफेस इरिगेशन पर आ जाइए। सब सरफेस का मतलब ज़मीन के अंदर अंदर हम रूट जोन में डायरेक्ट पानी पहुंचाएंगे। रूट जोन में मतलब फसल की जड़ पे पानी पहुंचा देंगे सीधे। तो इस विधि में इरिगेशन वाटर को सीधे रूट जोन में पहुंचाया जाता है। सीधे रूट जोन में पहुंचाने का मतलब है ज़मीन के अंदर ही आप पानी पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचा देंगे? दो तरह से पहुंचा देंगे। एक तो नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से कैसे पहुंचता है? जैसे आपकी नहर बनी हुई है और नहर के किनारे पे खेत हैं कुछ, ठीक है। तो नहर में से पानी सीपेज कर रहा है, सपोज जो नहर आपकी गहरी होती है, नहर गहरी है और खेत जो थोड़ा ऊपर है, तो नहर के नीचे से पानी जो है आपका सीपेज करके खेत में पहुंच जा रहा है, डायरेक्ट अंदर पहुंच जा रहा है खेत के। तो पानी रूट जोन तक जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? जस्ट इमेजिंग कीजिए कि नहर है, नहर गहरी है, बगल में खेत है उसके पास में, तो नहर में पानी नीचे से सीपेज करके डायरेक्ट खेत के ज़मीन के अंदर पहुंच रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा? वो आपका सब सरफेस इरिगेशन हो गया। तो ये नेचुरल वाले में यही लिखा होगा, पढ़ लीजिए आप। लिखा है कैनाल बनाने से इसमें सीपेज होता रहता है। सीपेज होने का मतलब पानी अंदर से रिसता रहता है, जिसके कारण पानी रूट जोन में कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम नेचुरल इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इरिगेशन में हम खुद से पाइप, ओपन जॉइंट पाइप होते हैं, उनको बिछा करके डायरेक्ट जड़ में पहुंचाएंगे पानी, ठीक है। इस विधि में रूट जोन में ओपन जॉइंट पाइप बिछाकर पानी को भेजा जाता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इरिगेशन हो गया। समझ आ गया सभी को ये? तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया इरिगेशन का। अब इस चैप्टर में ये टेक्निक्स बची हुई हैं आपकी, ये 7 टेक्निक्स हैं। इन 7 की 7 टेक्निक्स को हम अगले लेक्चर में समझेंगे, सिंगल पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। थ्योरी वाला पार्ट है, छोटा छोटा रहेगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा और हमें याद भी होता रहेगा, ठीक है। और इसका PDF आपको अभी मैं एप्लीकेशन पर डाल दे रहा हूँ। आप स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ इरिगेशन लिखा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरह डेली का हम आधे घंटे का लेक्चर करते रहेंगे, तब भी बहुत कम टाइम में हम मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अब बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।